गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष है। एम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। ये एक न्यू अपडेट है IRP एंड RP की रजिस्ट्रेशन के लिए। ये अपडेट ओपन करते हैं। ये देखिए, एक नया फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है जो भी IRP एंड RP है। IRP मीन्स इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन किसके लिए होता है? तो ये कंपनीज के लिए होता है जिसने किसी पेमेंट का डिफ़ॉल्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया और वो फिर पैसे पे नहीं कर रहा है, तो उस पर वो बैंक एक एप्लीकेशन फाइल करेगी NCLT के पास, और वो रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस उस पर वो कंपनी के ऊपर जो पैसे पे नहीं कर रही। तो उस केस में कैसा रहता है कि एक IRP इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होएगा। तो जब भी वो अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया बैंक का NCLT के पास, जो भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, तो उनके पास अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया कि हाँ ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग चलेगा, तो वो एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे। ये अपॉइंट करने का आइदर ये जो बैंक्स हैं वो कर सकते हैं, वो एक्चुअली वो कर नहीं सकते हैं, वो एक नॉमिनेट करेंगे कि हाँ ये पर्सन है, उसको मैं करना चाहता हूँ अपॉइंट, और वो रिकमेंडेशन देंगे, फिर उसके हिसाब से NCLT अपॉइंट करता है। ये एक कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जो कि डेब्ट रिकवरी के लिए आया है 2016 से। क्योंकि जितने भी बैंक्स है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या दूसरे भी, इवन इंडिविजुअल भी कवर है इस कोड के अंदर। या फिर ऑपरेशनल क्रेडिट है, लाइक किसी ने सामान बेचा कंपनी को और उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो ये सब केसेस में अगर कोई कंपनी पैसा नहीं देती है, डिफ़ॉल्ट करती है पैसे का, और उसमें भी इसका लिमिट है कि 1,00,000 रुपये का, कि अगर 1,00,000 रुपया या उससे ज़्यादा है तो ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हो सकता है। वो इसका सब प्रोसेस है कोड के अंदर कि वो जो भी क्रेडिटर है, जिसने पैसा दिया है या फिर जिसने सामान दिया, जिसका पैसा बाकी है, वो एप्लीकेशन करेगा, फिर ये रिजोल्यूशन प्रोसेस होएगा। एक और भी रहता है इसमें ऑप्शन कि जो कंपनी है उसको मालूम है कि हाँ मैं पे नहीं कर सकता, वो खुद भी एप्लीकेशन कर सकता है, वो रिजोल्यूशन चालू करा सकता है एक कंपनी के ऊपर। तो जब ये रिजोल्यूशन चालू होता है ना, तो ये रिजोल्यूशन पीरियड में ये जो IRPs या RP रहते हैं, वो एक टाइम पीरियड के अंदर इसको ख़त्म करना रहता है, रिजोल्यूशन प्लान बना के ख़त्म करना होता है। क्योंकि एक छोटे टाइम के अंदर मालूम पड़े कि कंपनी कितना पे कर रही है, नहीं कर रही है। नहीं तो फिर एक पहले भी इसके डेब्ट रिकवरी के लिए एक्ट्स है बहुत सारे इंडिया में, इवन 1909 से भी एक्ट है ये डेब्ट रिकवरी के लिए। बट बाकी सब में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ अभी एक एप्लीकेशन दिया, फिर उनको ये नोटिस देंगे, पैसा आएगा, एक टाइम पीरियड होता है, फिर वो कोर्ट में जाएगा मैटर, फिर कोर्ट में चलता रहेगा, कितने साल निकल जाते हैं पैसा रिकवर होने के लिए। लेकिन ये कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये इसके अंदर एक टाइम फ्रेम बना है कि 180 डेज़ के अंदर ये कंप्लीट करना होता है, जो भी रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो। उसमें एक एक्सटेंशन भी मिलता है 90 डेज़ का। तो 180 डेज़ प्लस 90 डेज़, इतने दिन के अंदर मैक्सिमम ये रिजोल्यूशन एक प्लान बनाएगा। रिजोल्यूशन प्लान मीन्स बेसिकली जो भी IRP रहेंगे वो एक रिवाइवल प्लान बनाएंगे कि ये जो कंपनी है जो पैसा पे नहीं कर रही है, उसमें ऐसा कुछ चांसेस है क्या कि कंपनी में कुछ भी चेंजेस करके ये कंपनी रिवाइव हो सके, आगे चल सके, और जो भी इसका डेप्ट है उसको रीपेमेंट कर सके पैसे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ठीक है, कंपनी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज़ ये लिक्विडेट हो जाएगी। तो ये एक रिवाइवल प्लान बनाते हैं, फिर वो प्लान सबमिट करेंगे जो भी डेडिकेटिंग अथॉरिटी है। ये डेडिकेटिंग अथॉरिटी नॉर्मली दो होता है इसमें, एक तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है। दो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल उसके लिए होता है जिसमें क्रेडिटर फॉर्म या इंडिविजुअल है, अब बाकी दूसरे कंपनीज के लिए NCLT होता है। तो ये रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है एक 180 डेज़ का और एक्सटेंशन 90 डेज़ का। तो ये पीरियड के अंदर जो भी IRPs एंड RPs रहते हैं
वो एक रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं। तो जब ये रिजोल्यूशन प्लान बनाने आएंगे तो वो एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम होता है, वो पीरियड के लिए एक मोरेटोरियम भी इशू होता है कि उसमें और दूसरे कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी। जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो अपने हिसाब से वो देखेंगे कि कैसे रिवाइव हो सकता है। वो एक प्लान बनाएंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर के साथ मिलके, वो एक क्रेडिटर का कमिटी बनाएंगे और उनके साथ मिलके वो एक प्रोसेस बनाएंगे। जो उनका ऑलरेडी वो टाइम पीरियड के लिए जो उनका मैनेजमेंट है कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी की मैनेजर पर्सन है, वो एक्टिव नहीं रहेंगे कंपनी में, और जो भी काम रहेगा, इवन बिजनेस भी चलाना रहेगा, तो वो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वही चलाएगा। तो ये केस में उनको ऑथराइज सिग्नेटरी वो टाइम, वो रिजोल्यूशन प्रोसेस के टाइम जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं वही रहते हैं वो कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी। तो उनको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी के अंदर, और वो रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अभी स्टार्ट हुई है जीएसटी के पोर्टल पे। तो उसका ही ये ब्रेकअप है। ये फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेंगे और वो अपॉइंट होंगे इसके लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, तो उनको विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उनको उनके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर, IRP के अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन लेंगे, और रजिस्ट्रेशन जो लेंगे वो कंपनी का जो पैन नंबर है या CIN नंबर है उसके बेसिस पर। देन रजिस्ट्रेशन के टाइम उनको एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा वहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि कॉर्पोरेटेटर्स अंडरगोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, वो रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन बॉक्स में। जो भी कमेंसमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे ये रजिस्ट्रेशन में, वो कमेंसमेंट डेट होएगा IRP का, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, उसका अपॉइंटमेंट डेट, बिजनेस कमेंसमेंट डेट डालना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो जो भी IRP है जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है वही प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। प्रिंसिपल प्लेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वो सेम रहेगा जो पहले था कॉर्पोरेट डेटर का, उसमें तो कुछ चेंज रहेगा नहीं। न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन उनको सबमिट करना है, और उसमें जो भी साइन लगेगा, ये डिजिटल सिग्नेचर जो लगेगा वो IRP का लगेगा रिजोल्यूशन प्रोसेस का। नया रजिस्ट्रेशन, ये पूरे रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें जो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ वही पूरा 180 डेज प्लस 90 डेज करेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। नॉर्मली ये IRP एंड RP का कॉन्सेप्ट ही है कि IRP फर्स्ट 30 दिन के लिए अपॉइंट होता है, जो कि बेसिक चीज़ें करता है, जैसे कि क्रिएटर का कमिटी बनाएगा, मोरेटोरियम अनाउंस करेगा एंड ऑल। उसके बाद आफ्टर 30 डेज एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। तो मैक्सिमम केसेस में जो IRP रहता है वही RP भी होता है, और इसके अलावा भी चेंज हो सकते हैं। लाइक अगर वो काम बराबर नहीं कर रहा है तो जो बोर्ड है या फिर NCLT है वो चेंज कर सकता है, या फिर जो भी क्रिएटर का कमिटी है वो बोलेगा कि ये पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा सकते हैं, दूसरे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ला सकते हैं। तो ये केस में कैसा रहेगा कि ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही हो सकता है। जो फर्स्ट IRP आएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो आएगा, वो जो रजिस्ट्रेशन लेगा वही एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जितने भी प्रोफेशनल आएंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आएंगे, वो जस्ट एक अमेंडमेंट डालेंगे कि ऑथराइज सिग्नेटरी इसका चेंज हो गया करके, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और अमेंडमेंट डालेंगे वो नॉन कोड अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो देखिए ये नॉन कोड अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालेंगे कि जो भी ऑथराइज पर्सन है वो चेंज हो गया। लास्ट पॉइंट है कि अगर ऑथराइज सिग्नेटरी कोऑपरेट नहीं कर सकता है, जो भी सक्सीजर है IRP, एक पहले था बाद में एक आया, तो पहला वाला दूसरे वाले को अलाउ नहीं कर रहा है कि वो चेंज करे ऑथराइज सिग्नेटरी, तो वो पोर्टल पे चेंज नहीं करेगा, तो फिर जो कंसर्न जुरिसडिक्शनल ऑफिसर रहेगा वो चेंज कर सकते हैं। ऑथराइज सिग्नेटरी अपने पास ऑप्शन होता है कि जो इसके GST के पोर्टल पे जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज करने के लिए पहले जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी उसकी
उसका सिग्नेचर लगेगा, फिर वो कर सकते हैं। तो वो अगर अलाउ किया तो डायरेक्ट जीएसटी की पोर्टल से करेंगे चेंज। वो अगर अलाउ नहीं करता है या फिर कोऑपरेट नहीं करता है सक्सेसर के पास, तो वो जो भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है जीएसटी का, वहाँ पे जाएगा और वो फिर वहाँ से ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज करा सकता है कंपनी का। तो ये बेसिक डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन के, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। एक बार देखते भी है कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये होम पेज है gst.gov.in। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो टॉपिक्स, ये फर्स्ट टैक्स पेयर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का दो है, एक तो टैक्स पेयर के लिए, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए। ये जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए है और ये टैक्स पेयर्स के लिए। तो अपन टैक्स पेयर्स में रजिस्टर नाउ करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ में जाते हैं। रजिस्टर नाउ में सबसे पहले तो ये बेसिक डिटेल्स पूछेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि न्यू रजिस्ट्रेशन है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो यहाँ से जाना है, और जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे, ये फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे OTP डालना पड़ेगा। ये आपका लीगल नेम, ये पहले तो नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर आपको ये वेरीफाई करना होता है OTP। ये वेरीफाई करने के बाद जब ये आप प्रोसीड करेंगे तो आपको एक टेम्पररी नंबर मिलेगा। तो आपको वापस से ये फर्स्ट पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्पररी नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर वो फॉर्म वो सेव हो जाएगा आपके इसमें, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। इसमें एक डिटेल भरता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और टैक्स पेयर है, डिडक्टर है, नॉन रेसिडेंट, ये इतने सारे ऑप्शन है। नॉन रेसिडेंट, ऑन सर्विस प्रोवाइडर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, कलेक्टर, डिडक्टर। तो अपन यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे, वो टैक्स पे कर रहे हैं। फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन, तो जो पैन पे लीगल नेम है बिजनेस का वो डालेंगे, डाल लेते हैं। टैक्स ब्लॉक, फिर पैन नंबर पूछ रहा है। जो भी कंपनी का पैन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। ईमेल आईडी पूछ रहा है। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। अभी ये जो भी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है वो दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये जस्ट कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल देंगे यहाँ पे।